Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a Public Sector Bank. सो गाइज हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंडिडेट्स कॉमनली करते हैं। 6 कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरी बैंकिंग और इंश्योरेंस कैंडिडेट कमिट्स, जिससे कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन के चांसेस हैम्पर हो जाते हैं। सो गाइज आज की वीडियो किस कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप इस फील्ड में नए हैं, मतलब आपके पास मोटिवेशन हाई है, एंथुसियाज्म हाई है, बट एक्सपीरियंस में आप कहीं ना कहीं लैक करते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। सेकेंडली, अगर आप प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं, इसका मतलब आपके पास मोटिवेशन है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लस थर्ड कैटेगरी वो कि आपके पास एक्सपीरियंस है भाई, आप प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं, प्लस आपके पास मोटिवेशन है और उसी के साथ ही साथ आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं, आप उस हर एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, बट अगेन किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सो गाइज हम आज की वीडियो में कैसे फॉरवर्ड मूव करेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे 6 मिस्टेक्स और साथ ही साथ देखेंगे कि भाई इन्हें हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कि भाई इन सारी की सारी मिस्टेक्स का सॉल्यूशन क्या है और हम कैसे अपने सिलेक्शन को श्योर शॉर्ट कर सकते हैं बस ये 6 मिस्टेक्स को कमिट ना करके। सो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपल। सो गाइज मिस्टेक नंबर 1 क्या है भाई, सर्चिंग फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एवरीथिंग। भाई देखो, आज जहां पे मैं सारे बच्चों को देखता हूं और मोस्ट प्रॉब्ली आपने भी एक चीज एनकाउंटर करी होगी कि जब आप इस फील्ड में नए होते हैं तब आपसे हर एक पुराना कैंडिडेट बस यही बोलता है कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, भाई ये वाली ट्रिक लगा लो, भाई इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, भाई ये वाला शॉर्टकट लगा लो। मतलब यहाँ पे अब इस फील्ड में हो क्या रहा है भाई, गलतियां क्या है उन सारे एस्पिरेंट्स की जो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन और कहीं ना कहीं ये टिप्स या ट्रिक्स या शॉर्टकट के जाल में फंस जाते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस बहुत जल्दी ड्रॉप करते हैं। तो देखो गाइस, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई आपको अपने फंडामेंटल पे ज्यादा काम करना है। भाई देखो, आप कितने भी शॉर्टकट कर लो, कितने भी टिप्स या ट्रिक्स को रट्टे मार लो, बट अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सेल थ्रू कर भी गए तो आप मेंस एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन इज द टेस्ट ऑफ योर फंडामेंटल्स। भाई एग्जामिनर जो मेंस एग्जामिनेशन सेट करता है उनका बस एक ही एम रहता है कि भाई वो ये चेक करें कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। बट अब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या कुछ मेंटर्स की वजह से अब ये इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगे कि भाई बच्चों के फंडामेंटल्स वीक रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये ट्रिप्स या ट्रिक्स के जाल में फंस जाते हैं और अपने फंडामेंटल्स पे बिल्कुल काम नहीं करते। भाई अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि भाई आपको 2 into 4 करना है, तो भाई आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि भाई 2 into 4 8 होता है। यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगानी है कि मैं 2 को 4 बार ऐड करूंगा तो 2 + 2 + 2 + 2 मुझे 8 लेके आना, ऐसा नहीं करना है। या अगर मैं आपको आज बोलता हूँ भाई आपको 20 का स्क्वायर मुझे बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है। भाई ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए और यहाँ पे आपको अपने शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं। भाई शॉर्टकट लगाने के लिए आप तभी क्वालिफाई करते हैं, आप तभी उस लायक बनते हैं शॉर्टकट लगाने के जब आप अपने फंडामेंटल्स पे प्रॉपरली काम कर चुके हो और आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो। सो गाइज ये रही कॉमन मिस्टेक नंबर 1 जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट कहीं ना कहीं करते हैं। अब आओ देखते हैं कॉमन मिस्टेक नंबर 2। भाई ये रही हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 2 दैट वैकेंसीज आर डिक्रीजिंग एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। भाई आपके करंट सिनेरियो में अगर किसी भी कैंडिडेट से बात करी जाए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या सो कॉल्ड मेंटोर से भी बात करी जाए, सबके सब आपके अंदर वो डर डालना चाहते हैं स्टार्टिंग से कि भाई वैकेंसीज गिरती जा रही हैं, वहीं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हर साल फाइट करते हैं इस एग्जाम के लिए वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वही नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्रीज होती जा रही हैं। तो भाई ये दोनों ही चीजें बहुत गलत है। क्यों? बिकॉज पहली चीज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्रीज वाली जो दलील है, भाई देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था वही चीज हर बार सच होती जा रही है। भाई हमने आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी बोला था, आईबीपीएस क्लर्क के टाइम पे भी बोला था कि जो आपको स्टार्टिंग नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही हैं वो सच नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड रखी और वो वैकेंसीज विद टाइम इंक्रीज होंगी और इवेंचुअली हुआ भी वही। और आईबीपीएस ने क्लरिकल और पीओ दोनों कैडर में ही अपनी वैकेंसीज लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। और गाइस अगर ये वैकेंसीज इंक्रीज ना भी होती, भाई अकॉर्डिंग टू मी अगर वैकेंसीज उतनी ही रहती जितनी हमारी स्टार्टिंग नोटिफिकेशन में आया है, तब भी आपको फाइट करना है। भाई मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि भाई आप वो 1000 या 10,000 या 1 लाख सीट के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, आप उस एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं जिसके लायक आप हैं, भाई जिसके कैपेबल आप हैं, जिसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर वो जिस्ट है एग्जाम को क्लियर करने की। भाई अगर देखो आप नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज होने से डरते हैं तो भाई क्लियर कट आपकी प्रिपरेशन पे यहां सवाल उठेंगे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज मैटर नहीं करती हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। भाई अब यहां पे बहुत सारे
सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में जो मुझे ये बताएंगे कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज मैटर करती हैं, कि अगर वैकेंसीज कम हो तो हम सिलेक्शन कैसे लेंगे, या नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बहुत कम हो जाएंगी तो भाई कैंडिडेट्स हर साल इंक्रीज होते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बहुत तेजी से गिरते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपके अंदर ये दो चीजें हैं तो आप अपने सारे के सारे एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन सब कुछ ले पाएंगे। आपको अपने ऊपर बस हौसला रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे वो कॉन्फिडेंस रखना है कि आप ही हैं जो इस बार का एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। सो गाइस, ये हो गई हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 2 जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, ये सोचना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही हैं। बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं हो रही हैं, वो इंक्रीज होंगी। और उसी के साथ भाई आप 10,000 या 1 लाख वैकेंसीज के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं बस उस एक सीट के लिए जिसके लिए आप डिजर्विंग है। ठीक है गाइस, आओ मूव करते हैं अपनी कॉमन मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। भाई हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 3 है प्रिपेयरिंग फॉर मेंस आफ्टर प्रीलिम्स एंड वाइस वर्सा। भाई ये वो मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हर साल कमिट करते हैं, और कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स हर साल अपनी इस कॉमन मिस्टेक की वजह से अपना सिलेक्शन को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं। भाई इसमें कॉमन मिस्टेक 2 टाइप की बच्चे करते हैं। पहली ये कि वो बस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं। भाई नोटिफिकेशन आने से लेके बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। भाई नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 से 3 महीने का टाइम रहता है, मतलब बच्चे 2 से 3 महीने देते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। वहीं जब मेंस एग्जामिनेशन का लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद का वेट करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू करने में। अब भाई यहां देखो सबसे बड़ा लैग क्या हो रहा है। भाई जहां आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 से 3 महीने दे रहे हैं, वहीं मेंस एग्जामिनेशन जिसका लेवल ज्यादा होता है, प्लस उसी के साथ ही साथ जहां वो क्वेश्चंस मुश्किल हो जाते हैं, फंडामेंटल पे आपको और ज्यादा काम करना है, तो आप मेंस एग्जामिनेशन को दे रहे हो 15 से 20 दिन। तो भाई कोई भी कैंडिडेट जो हर साल अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करता है बट कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन में मात खाता है, वो इस चीज से कंकर करेगा कि भाई वो ये गलती करते हैं कि भाई प्रीलिम्स प्रिपरेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि भाई मेंस के लिए उनके पास टाइम बचता ही नहीं है। तो भाई इस चीज का रेक्टिफिकेशन क्या है? भाई देखो मैं आपको हमेशा एक चीज समझाता हूं कि भाई अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स या मेंस में डिवाइड करो ही मत। भाई आप प्रिपरेशन एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए ना करते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है अपने सिलेक्शन के लिए। तो भाई आप जब अपनी प्रिपरेशन का फर्स्ट डे चालू करते हो, भाई आप नई अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, तो भाई आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि भाई सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स पे काम करना है। तो भाई अगर मैं आज आपको एक किसी वीडियो में बोलता हूं कि मुझे टाइम एंड वर्क का ये वाला कॉन्सेप्ट कल आपको बताना है, तो भाई उस कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स पे काम करना है टाइम एंड वर्क के लिए। उसी के साथ साथ भाई हर टॉपिक को आपको 3 डिफिकल्टी लेवल में डिवाइड करना है। डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2, डिफिकल्टी लेवल 3। भाई डिफिकल्टी लेवल 1 हो गया जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। भाई सबसे पहले आप जब किसी नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो भाई सबसे पहले आप फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे डिफिकल्टी लेवल 1 के क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड लेवल पे जाएंगे आप, जहां होंगे फॉर्मूला प्लस थोड़ा आपका दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। और फाइनली आप करेंगे LOD 3 मतलब डिफिकल्टी लेवल 3 वाले क्वेश्चन जो डायरेक्टली मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो देखो इस टाइप की प्रिपरेशन में क्या होगा, भाई सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन होगी यहां फंडामेंटल्स की, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की। तो भाई अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस और सिलेक्शन सब का सब आपके हाथ में रहेगा। बट आपको अपनी प्रिपरेशन का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, स्लाइटली चेंज करेंगे और सिलेक्शन में आपके 4 चांद लग जाएंगे। जहां आपके गाड़ी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद रुक जाती है, अगर इस टेक्निक से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका मेंस निकलना श्योर शॉट है और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन भी श्योर शॉट है। तो भाई अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करते रहना है। भाई अगर आज आप एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट लगा रहे हैं तो आपको कैसे करना है? भाई आपको करना है सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे बेसिक सेट, उसके बाद करना है मीडियम, उसके बाद करना है डिफिकल्ट। भाई इससे क्या होगा, इसका मतलब डेली आप हर लेवल की प्रिपरेशन करते चलेंगे तो डेली आपके इंप्रूवमेंट आपको दिखते चलेंगे। तो ठीक है भाई, ये हो गई हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 3। आओ अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं अपनी कॉमन मिस्टेक नंबर 4। सो गाइस हमारी मिस्टेक नंबर 4 है कि भाई अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद हम टाइमली अपनी प्रिपरेशन मेंस की चालू कर भी देते हैं, तब भी हम मेनली कॉन्सेंट्रेट अकेले करते हैं जीके सेक्शन में। और गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट करते हैं हर साल, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस ड्रॉप होते हैं। मिस्टेक वो आखिर क्यों कमिट करते हैं? भाई देखो जब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेंस एग्जामिनेशन में स्विच करते हैं तो हमें ये दिखता है कि भाई इंग्लिश हम पढ़ के आए हैं, रीजनिंग हम पढ़ के आए हैं, क्वांट हम पढ़ के आए हैं, तो नया सेक्शन क्या है? नया सेक्शन आ गया जीके। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, अपना होल एंड सोल पूरा का पूरा टाइम जीके सेक्शन में दे देते हैं। कहीं जीके के कैप्सूल्स पढ़ते हैं, लंबी लंबी बुक्स पढ़ते हैं, स्टार्टिंग जीके,
करंट जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ये तो भूल ही जाते हैं कि भाई मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको बाकी सारे सेक्शंस भी क्लियर करने पड़ेंगे। भाई ये वाली मिस्टेक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही ज्यादा रुकी मिस्टेक है, बिकॉज भाई आपको जीके सेक्शन में टाइम देना है, बट इसको ड्यू टाइम देना है, इसी के साथ साथ आपको ड्यू टाइम देना है अपने बाकी के बाकी सेक्शंस में भी। सो गाइस, इस टॉपिक पे हमने एक अपनी फुल प्रूफ वीडियो बनाई कि भाई टॉपर्स मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कि भाई वो कैसे अपना टाइम एलोकेट करते हैं अपने सारे के सारे सेक्शंस को, और कैसे वो सारे के सारे सेक्शंस को साथ लेके चलते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे सारे के सारे सेक्शंस की प्रिपरेशन साथ में हो सके और सारे के सारे सेक्शंस में हमें साथ में इंप्रूवमेंट दिखे। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी मिस्टेक नंबर 4। गाइज, इस मिस्टेक में मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं, वो है लैक ऑफ रिवीजन। देखो गाइज, जहां बच्चे सारी के सारे प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, भाई हर वीक नई नई चीजें पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव तक पढ़ते हैं, बट उनकी प्रिपरेशन में एक जो बहुत बड़ी चीज लैक करती है वो है लैक ऑफ रिवीजन। भाई देखो, आपको मैं बार बार और हर बार एक ही चीज बोलता हूं कि भाई जहां आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं वहीं इन सारी चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आप एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग भूलता है, आप मशीन नहीं है कि भाई एक बार आपके दिमाग में कुछ फीड कर दिया तो वो हमेशा के लिए वहां पे स्टिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अगर आप एक आज नया इनपुट आउटपुट का सेट लगा रहे हैं जिसमें आपको एक बहुत नई चीज दिखी, या फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इंग्लिश का नया सेट उठाया जिसमें एक बहुत नए टाइप का एरर डिटेक्शन था, तो भाई अगर आपको आज लगता है कि वो नए टाइप का एरर डिटेक्शन आपके सामने आया है, नया इनपुट आउटपुट आपके सामने आया, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप उस चीज का वहीं के वहीं स्क्रीनशॉट लें और एक फोल्डर बनाना अलग से, जिसको आप हर संडे के संडे रिव्यू करें। भाई आपको अपने हफ्ते के जो 7 दिन है उसमें से 6 दिन रखने हैं आपको अपनी प्रिपरेशन में, वहीं जो 7th डे है आपका जो संडे है उसको आपको रखना है अपने रिवीजन के लिए। भाई आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है अगर आपको चीजें लॉन्ग टर्म में आपको रिटेन करनी है। भाई एग्जामिनेशन ऐसा तो है नहीं कि आप आज प्रिपरेशन कर रहे हो कल आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो अगर एग्जामिनेशन 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो उन चीजों को रिटेन करने के लिए रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई आपको रिवीजन को भी अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि भाई हफ्ते के 6 दिन हम करेंगे प्रिपरेशन, वहीं 7th डे हम करेंगे रिवीजन। तो ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 4। आओ मूव करते हैं कॉमन मिस्टेक नंबर 5 पे। सो गाइस, ये है हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 5, और इन सारी मिस्टेक में से सबसे बड़ी मिस्टेक जीरो फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। भाई जहां मैं आपको हर बार एक ही चीज बोलता हूं कि भाई एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करने पड़ेंगे, तो इन दोनों एग्जामिनेशन में आपको ड्यू टाइम देना है। वहीं मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए 5 के 5 सेक्शन आपको क्लियर करने पड़ेंगे। 5 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीके प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो 5वां सेक्शन होता है इसको क्यों भूल जाते हैं आप लोग? तो आपको पता है जिन बच्चों को मेंस नहीं निकलता उनका क्यों नहीं निकलता? बिकॉज वो इन 4 सेक्शंस में काम करते हैं, 5वें सेक्शन को भूल जाते हैं। तो भाई अगर भूल जाएंगे किसी सेक्शन को तो सिलेक्शन हो जाएगा खत्म, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है तभी तो आपका सिलेक्शन है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में अपना प्रॉपर टाइम देना है। भाई देखो, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में हमने पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ ही साथ हमारे चैनल पे भी वो वीडियो अपलोडेड है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को लेके, हर एक चीज को डिटेल में हमने डिस्कस करा था उस वीडियो में कि कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कितना टाइम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको देना जरूरी है कि आप ये सेक्शन हर बार क्लियर करें। बिकॉज अगर मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें आप, तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, उसी के साथ साथ सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही सेक्शन क्रिएट करता है। तो भाई टॉपर अगर आपको बनना है तो इस सेक्शन में आपको प्रॉपर अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में आप क्या करेंगे? भाई आपको अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होगा? भाई न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको नए नए थॉट्स आएंगे। भाई आपका इंग्लिश में आपको सेंटेंस फ्रेम करने में हेल्प मिलेगी। तो भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन क्या होता है? भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ये लोग 2 चीजें चेक करते हैं, पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी आपकी इमेजिनेशन पावर। तो भाई अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका अच्छा जाएगा। और ये दोनों चीजें आपकी कैसे अच्छी होंगी? भाई आप इंग्लिश में और चीजों को एक्सप्लोर करें। तो भाई आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इसी के साथ साथ इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ रहता है वो है आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना। तो भाई यहाँ आपको मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको 4-4 घंटे या 3-3 घंटे एक न्यूज़पेपर को स्किम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आधा घंटे से लेकर 45 मिनट्स तक उस न्यूज़पेपर को रीड करें, बट ऐसा रीड करें कि आपकी करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होता रहे और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको कोई नया एडिटोरियल मिलता है, कोई नया वोकैबुलरी का वर्ड मिलता है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको नोट करिए और इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एडिटोरियल्स को बार बार लिखिए।
इसी के साथ साथ जो हमने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के रिगार्डिंग जो चैनल पे वीडियो अपलोड करा है, वहां पे लेटेस्ट 15 टॉपिक डाले हैं जिसके ऊपर इस बार का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप उस वीडियो को भी रिव्यू कर सकते हैं और अपने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का प्रॉपर राइट अप करके आप हमें भेज सकते हैं द अल्फा बैंकर के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो गाइस, ये हो गई हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 5। आओ मूव करते हैं और फाइनली देखते हैं अपनी कॉमन मिस्टेक नंबर 6। सो गाइस, ये है हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 6 एंड आई एम श्योर कि आप में से सारे बच्चे इस मिस्टेक का वेट तो कर ही रहे होंगे। भाई ये वो मिस्टेक है जो हर बार हर कैंडिडेट को पता होती है, बट स्टिल वो हर साल हजारों वो कैंडिडेट्स हैं जो ये मिस्टेक बार बार कमिट करते हैं। वो है नॉट इनफ मॉक्स एंड नॉट एनालाइजिंग मॉक्स टू द फुलेस्ट। भाई नॉट इनफ मॉक्स मतलब भाई अगर मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि भाई आपको मॉक्स देना है, आपको मॉक्स को ड्यू टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है, तो इसका मतलब ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। तो भाई मॉक्स आपको कैसे देने हैं, कितने देने हैं, उसके ऊपर प्रॉपर हम डेडिकेटेडली वीडियो बना चुके हैं। कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी है, कौन सी नहीं है, इसको भी प्रॉपर हमने इवैल्यूएट करा है अपने चैनल पे, जिसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। सो गाइस, आपको इन चीजों को यूटिलाइज अब करना चालू करना पड़ेगा। गाइस, आपको अब आगे आना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। भाई मॉक्स देना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहता है और बच्चे यही गलती बार बार करते हैं कि प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, इसमें इतना ज्यादा टाइम देते हैं कि मॉक्स को भूल जाते हैं। तो भाई इस गलती को दूर कैसे करें? भाई मैं आपको जैसे बार बार बताता हूं कि भाई अगर आप एक हफ्ते में 6 दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं और 7वां दिन रख रहे हैं अपने रिवीजन के लिए, तो उन 6 दिनों में से आपको 2 मॉक्स देने हैं हर हफ्ते, जिसमें से हर तीसरे दिन आपको एक मॉक देना है स्टार्टिंग के डेज में। और जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहते हैं तो आपको अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जानी है। पहले होगा 3 दिन में एक मॉक, फिर होगा 2 दिन में एक मॉक, फिर होगा डेली मॉक। मतलब आपके एग्जामिनेशन से फाइनली 2 हफ्ते पहले जो एक हफ्ता बचेगा, मतलब सेकंड लास्ट वीक में आपको ऑलमोस्ट हर डे मॉक देना है और लास्ट वीक आपको बिल्कुल रेस्ट करना है। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी एक टॉपर की एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। भाई चलो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एडवाइस को मानते हैं, इस सजेशन को मानते हैं और अपने मॉक्स देते हैं, बट इसके बाद भी वो कुछ गलतियां करते हैं। वो ये है कि भाई नॉट प्रॉपरली एनालाइजिंग द मॉक्स। भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई मॉक टेस्ट अगर भगवान राम खुद है तो एनालाइजिंग है भगवान राम का नाम। तो भाई राम से भी बड़ा है राम का नाम। ये बात आपको याद रखनी है कि एनालाइज मॉक को करना मॉक देने से भी ज्यादा जरूरी है। तो आपको प्रॉपर एनालाइज करना है। भाई अगर 3 घंटे का आप मॉक दे रहे हैं तो प्रॉपर एनालाइजिंग का मतलब होता है कि आपको 3 से 4 घंटे एनालाइज करना है उस मॉक को। आपको अपनी गलतियां पता करनी है, अपने स्ट्रेंथ पता करनी है, अपनी वीकनेस पता करनी है, उन पे काम करना है। भाई जो आपको स्ट्रेंथ है उनको आपको ब्रश अप करना है, वहीं जो आपको वीकनेसेस है उन पे आपको अपना काम करना है। आपको चेक करना है कि क्या आप उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कवर कर सकते हैं। भाई अगर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं देन सो फार गुड, नहीं तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपको उन चीजों को स्किप करना है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना है और ये समझने में आपको हेल्प एक ही चीज कर सकती है, वो है एनालाइजिंग द मॉक्स टू द फुलेस्ट। तो भाई एक बार मॉक देने के बाद प्रॉपर टाइम देना है आपको मॉक एनालाइज करने में। और गाइस मार्क माय वर्ड कि अगर आप प्रॉपर एनालाइज करने में मॉक को टाइम देते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। सो गाइस देखो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है मॉक एनालाइज करने में तो आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इतने सारे सोशल मीडिया साइट्स पे हम एक्टिव हैं, वहां हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपको एनालाइज करने में मॉक्स को कहां प्रॉब्लम आ रही है और क्या डिफिकल्टी आ रही है। एंड वी फ्रॉम द अल्फा बैंकर फैमिली विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी ये सारी के सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ये सारी की सारी चीजें आप क्लियर कर सके और आप अपने मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज करने में क्वांटिफाई कर पाए इस स्टेप को। सो गाइज ये हो गई हमारी टॉप वो 6 कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमिट करते हैं, या तो नए कैंडिडेट होने की वजह से या एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होने की वजह से भी कुछ इनमें से मिस्टेक्स हैं जो आप कभी ना कभी कमिट करते आ रहे होंगे। सो आपको इन चीजों पर काम करना है, यहाँ पे दिए सजेशंस पे काम करना है, कैसे इंप्रूव करें उन पे काम करना है। और अगर आपका स्टिल कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर कोई नई मिस्टेक है जो आपको पता है कि भाई कॉमनली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कमिट करते हैं तो उसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। इसी के साथ साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। So guys, keep watching the Alpha Banker channel, keep promoting the channel and keep supporting us, and we from the Alpha Banker family will try our best कि हम आपकी प्रिपरेशन को और इजी से इजी करते रहें। भाई हमारे चैनल पे हर सेक्शन को लेके वीडियोस अपलोडेड हैं। भाई रीजनिंग सेक्शन के लिए, क्वांट सेक्शन के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए, जीके के लिए, और इसी के साथ साथ बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस भी अपलोडेड हैं द अल्फा बैंकर चैनल पे, जिनको आप जब भी चाहें जितना चाहें यूटिलाइज करें और अपना अटमोस्ट अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। सो गाइस साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और अपनी प्रिपरेशन में प्रॉपर्ली टाइम दें, बिकॉज आपका सिलेक्शन आप ही लोगों के हाथ में है।